दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, जिसने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया को लीड किया है, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर भी निकाला है। आज उस अर्थव्यवस्था में कुछ हो रहा है। आज उस अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। And the world's second largest economy is struggling to revive demand. Now the Chinese economy has slipped into deflation. This was supposed to be the year that China's economy came roaring back. The debt crisis at Chinese builder Country Garden impacting workers. Behind the scenes, China is pressing the panic button. डिफ्लेशन क्राइसिस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को, जो कि इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है इन्फ्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन? वेल, इन्फ्लेशन किसी भी वस्तु का या सर्विस का किसी भी इकोनॉमी के अंदर दाम बढ़ जाने को कहते हैं, यानी कि उसका रेट जो होता है वो समय के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बढ़ जाए, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन ठीक इसी का उल्टा होता है। यानी डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन के अंदर वस्तुओं का या सर्विसेज का दाम उस इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हट जाए और ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इस पर्टिकुलर स्थिति को हम डिफ्लेशन कहते हैं। Deflation really is a sustained drop in the level of prices, much as inflation is a sustained increase in the level of prices. Prices of consumer goods have fallen. Everything is getting cheaper. It may sound like good news, but it's not. Deflation is the opposite of inflation. और इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना की कंज्यूमर्स का मार्केट पर विश्वास, यानी उनका विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस अब चाइना की मार्केट पर नहीं रहा। Now what's happening is that we're seeing that consumer spending start to drop off. And one of the reasons why is because we're seeing people save their money rather than spend it. जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड की कमी हो चुकी है और ओवरऑल प्राइसेस घट चुके हैं, जिसका नतीजा आपको इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन के रूप में दिख रहा है। चाइना के एक्सपोर्ट में लगभग 14.5% की कमी आ चुकी है और वही बात करें उसके इम्पोर्ट की तो ये लगभग 12.5% गिर चुका है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है डेट, और यही हमारी इकोनॉमिक फॉल्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी है। चाइना का टू मच हैवी डेट, जो कि वहाँ की ग्लोबल गवर्नमेंट्स ने दिया है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी भी इकोनॉमी का प्रोडक्ट आउटपुट होता है जिसे साल के अंत में अथॉरिटीज के द्वारा मेजर किया जाता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में साल के अंत में मेजरमेंट तो होती है, लेकिन इसके साथ साल की शुरुआत में वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स को सेंटर की गवर्नमेंट्स कुछ टारगेट देती है और लोकल गवर्नमेंट्स का काम होता है कि वो इन टारगेट्स को साल के अंत तक पूरा करें। इस बार चीन की सरकार ने कुल मिलाकर 5% इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट दिया है अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को और उन्हें ये पूरा करना है। लेकिन Q2 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 0.8% है कंपैरेटिवली टू Q1। और ये कुल मिलाकर अगर हम अंदाजा लगाएं या कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि ईयर और ईयर को कितनी होगी पूरी इकोनॉमी की, तो ये लगभग 3.2 के आसपास पहुँचता। अच्छा, ये जो टारगेट्स हैं ये 5% के थे और ओवरऑल जो आंकड़े या फोरकास्ट किए जा रहे हैं वो 3.2%, यानी ओवरऑल टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स का। आपको बता दें कि चाइना के अंदर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स को अपना टैक्स कलेक्ट करने की कोई आज़ादी नहीं है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स टैक्स तो ले सकती हैं लेकिन वो अपने पास कलेक्ट नहीं कर सकती। उन्हें सेंटर की ही सरकार को तो सारे पैसे सारे टैक्स देने पड़ते और इसके अलावा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स कोई उधार भी नहीं ले सकती। Since 1994, most tax money goes directly to Beijing. This means that local governments in China are drastically underfunded, and to make matters worse, they're limited in how much money they can actually borrow. Local governments aren't allowed to borrow money or even keep their own taxes. सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकारें आखिर पैसा लाती कहाँ से, और ये शी जिनपिंग के द्वारा दिए गए जो टारगेट्स हैं जो कि 5% के हैं उनको पूरा कैसे करेंगी। तो चलिए समझते हैं कि ये सरकारें पैसा लाती कहाँ से। तो इन सरकारों के पास एक LGFV होता है। LGFV का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स। क्या होते हैं? ये एक तरह की छोटी मोटी कंपनीज होते हैं जो कि सरकारों ने बनाई हुई थी। ये कंपनीज सरकारों से डायरेक्टली फ्री लैंड पाते हैं, यानी कि सरकार यहाँ की फ्री लैंड्स किन्हें देती हैं और ये इन फ्री लैंड्स का इस्तेमाल करके उस पर कुछ उधार लेते हैं या फिर इन फ्री लैंड्स को डायरेक्टली प्रॉपर्टी डेवलपर्स को बेच देते हैं और उसे कई सारा पैसा देते हैं। और इस
फंडिंग के थ्रू ही सरकार, जो कि राज्य की सरकार है यानी ग्लोबल गवर्नमेंट्स है, वो शी के टारगेट्स को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के टारगेट्स को पूरा करने वाली है। ये कुछ इस तरह से काम करता है, अनसस्टेनेबल ग्लोबल डेब्ट से नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड बनता है और इस नए फंड से नेशनल ग्रोथ टारगेट को पूरा किया जाता है। चाइना का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अभी लगभग 280% के आसपास है। इस समय चाइना के अंदर प्रॉपर्टी क्राइसिस भी है और इस वजह से वहाँ की ग्लोबल गवर्नमेंट्स अपना ये जो डेब्ट है वो चुका नहीं पा रही है और यही हमारी इस इकोनॉमिक फॉल का तीसरा सबसे बड़ा रीजन भी है, यानी कि प्रॉपर्टी क्राइसिस। इन प्रॉपर्टी डेवलपर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए और फिर उस पैसों का इस्तेमाल करके एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर वो पैसे लगा देते हैं। यानी कि किसी एक से पैसा लिया और उस पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे प्रोजेक्ट पर वो पैसा लगा देते और ऐसा ही कर करके चाइना के अंदर लाखों करोड़ों लोगों से पैसे लिए जा चुके हैं। इन सभी चीज़ों को शी की सरकार यानी कि चाइना की सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार देख रही थी और साल 2020 में उन्होंने 3 रेड लाइन्स रूल, जो कि प्रॉपर्टी रूल है, उसे इंट्रोड्यूस किया और इसके बाद सारे प्रॉपर्टी डेवलपर्स को कंट्रोल करते हैं। इन रूल्स का सबसे पहला असर साल 2021 में एवरग्रैंड के ऊपर देखने को मिला। एवरग्रैंड चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक है। एवरग्रैंड के पास कुल मिलाकर 1300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कुल 280 शहरों में चल रहे हैं, लेकिन एवरग्रैंड 2021 के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को उनका बॉन्ड का पेमेंट नहीं कर पाता और इसकी वजह से वो डिफॉल्ट कर जाता। इस समय एवरग्रैंड के ऊपर लगभग $340 बिलियन का कर्जा है और अभी कुछ ही दिन पहले एवरग्रैंड ने यूएस के अंदर चैप्टर 15 के अंडर यूएस बैंक्रप्सी फाइल की। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस समय चाइना की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर जो कि कंट्री गार्ड है, उस पर भी डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है और ये इफेक्ट कुल मिलाकर डोमिनो इफेक्ट है। इस वजह से पिछले 30 सालों में 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डेवलपर्स या तो डिफॉल्ट साबित हो गए हैं या फिर वो अपने उधारी का पेमेंट वापस नहीं कर पाए। अब देखना ये होगा कि चीन की सरकार अपनी इकोनॉमी को वापस अपने ट्रैक पर कैसे लेकर आती है, या ये चीन का फॉल होगा या फिर चीन की इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाएगी। पर आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट से जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।